यूपी पर टिका है। बीजेपी मिशन 80 पर फोकस कर रही है तो विपक्षी गठबंधन बीजेपी को फेल करने की प्लानिंग कर रहा है। इस बीच गठबंधन धर्म की बात भी की जा रही, क्योंकि 24 के महारण में जिसके जितने सहयोगी होंगे उसकी उतनी बड़ी टेंशन होगी। 24 के महाचुनाव पर पेश है हमारी खास पेशकश रणएट 2024। चौबीस के रण के लिए बीजेपी फुल प्रूफ प्लानिंग कर रही है। इसके लिए छोटी से छोटी चीज पर काम किया जा रहा है। प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया का अंदाज तो अलग होगा ही, इसके अलावा सीटों को भी 4 श्रेणियों में बांटा गया है। क्या है बीजेपी की प्लानिंग, देखिए। चौबीस की महाजंग, लहराएगा भगवा रंग। बीजेपी का बिग प्लान, विपक्ष हैरान परेशान। लोकसभा चुनाव भले अगले साल होने वाले हैं, लेकिन उसे लेकर देश भर की कई बड़ी पार्टियां अपनी तैयारियां पूरी करती नजर आ रही हैं। एक और बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस समेत 26 विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 2014 और 2019 में एक तरफा बहुमत पाने वाली पार्टी बीजेपी भी अपने सहयोगी दलों के साथ 24 को जीतने की तैयारियां पूरी करती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में होगा टेस्ट, बीजेपी ने रणनीति बनाई बेस्ट। लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनावों में बीजेपी का बड़ा टेस्ट होने वाला है, जिसके लिए बीजेपी ने अहम रणनीति बनाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले होने वाले विधानसभा चुनावों को बीजेपी सेमीफाइनल के तौर पर ले रही है। लिहाजा विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए पूरी ताकत अपनी झोंक दी है और वक्त से पहले ही बीजेपी प्रत्याशियों के चयन में जुट गई है। सामान्य तौर पर चुनाव की घोषणा होने के बाद आज तक बीजेपी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, लेकिन इस बार घोषणा होने के बहुत पहले ही प्रत्याशियों के नाम तय करने में बीजेपी के नेता लग गए हैं, ताकि वक्त से पहले उन्हें मैदान में उतार दिया जाए, जिससे पार्टी की स्थिति न सिर्फ मजबूत हो बल्कि केसरिया झंडा सभी राज्यों में लहरा जाए। जहां प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया का अंदाज अलग होगा, वहीं विधानसभा चुनाव में सीटों के लिए भी अलग फॉर्मूला तैयार किया गया है। 4 कैटेगरी में सीटों को बांटा है। सीटों को A, B, C, D कैटेगरी में बांटा है। एक कैटेगरी की सीटों पर बीजेपी मजबूत, यानी यहां से जीत मिलती रही। बी कैटेगरी के तहत जहां इक्का दुक्का बार ही बीजेपी हारी। सी कैटेगरी का मतलब जहां से लगातार 2 बार से बीजेपी हार रही हो। डी कैटेगरी की सीटों पर बीजेपी ने कभी जीत ही हासिल ना की हो। प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी इस बार बीजेपी ने कुछ अलग अंदाज में अपनाई है। A, B, C और D 4 श्रेणियों में सीटों को बांटकर प्रत्याशी बीजेपी तय करने में जुट गई है। जो जानकारी पार्टी की तरफ से मिली है उसके मुताबिक ए श्रेणी में उन सीटों को बीजेपी ने रखा है जहां जीत सुनिश्चित है। बी में उन सीटों को रखा है जहां पार्टी कभी जीतती है कभी हारती है। सी श्रेणी में जहां पार्टी 2 बार लगातार चुनाव हार चुकी है और डी श्रेणी में उन सीटों को पार्टी ने रखा है जहां वो कभी चुनाव नहीं जीती है और इसी के आधार पर पार्टी अब टिकट बंटवारे में जुट गई है, यानी वक्त से पहले ही मैदान में उतारने की तैयारी बीजेपी करने लगी है। इधर यूपी की 80 सीटों पर भी बीजेपी जबरदस्त प्लानिंग कर रही है। हालांकि यूपी बीजेपी की नई टीम घोषित होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ये बदलाव जल्द ही होगा। देखा जाए तो ये वो टीम होगी जिसके कंधे पर मिशन 80 का लक्ष्य होगा। उत्तर प्रदेश में मिशन मोड पर काम कर रही भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपनी नई टीम को लेकर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। दरअसल जो बीजेपी की नई टीम गठित होने वाली है उसकी खास बात यह है कि उसमें 50% जो जिलाध्यक्ष हैं वो बदले जाने हैं और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि उसमें सबसे ज्यादा जो चेहरे होंगे वो ओबीसी वर्ग के होंगे, यानी कि जो बदलाव होना है भारतीय जनता पार्टी में उसमें जिलाध्यक्षों में जो भी बदलाव होगा उसमें सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व दिया जाएगा वो ओबीसी वर्ग को दिया जाएगा। माना जा रहा है कि तकरीबन 50% जो चेहरे होंगे वो ओबीसी तबके से आएंगे। इसके अलावा 15 से 20% जो चेहरे होंगे वो दलित तबके से, और जो बाकी दूसरे चेहरे होंगे वो अलग अलग वर्गों से होंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बदलाव बीजेपी में ये होने जा रहा है कि जो 6 क्षेत्रीय टीमें हैं बीजेपी की, वो भी नए सिरे से पुनर्गठित करने की बीजेपी की तैयारी है। ये जो नई टीम होगी वो योगी की अगुवाई में काम करेगी, यानी कि मिशन 80 का लक्ष्य लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उसमें योगी की जो भूमिका होगी सबसे ऊपर होगी, और योगी के चेहरे को ही आगे रखकर जो नई टीम होगी वो आगे बढ़ेगी। बीजेपी में एक प्रमुख बदलाव मीडिया टीम में होना है। इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार मीडिया टीम में भी ओबीसी चेहरों को प्रमुखता मिलेगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो नई टीम का गठन होना है उसमें जो सबसे ज्यादा मौका मिलने वाला है वो ओबीसी वर्ग के नेताओं को मिलने वाला है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चेंजेस ये भी होना है कि जो यूपी बीजेपी की मीडिया टीम है उसमें भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और मीडिया में पार्टी का पक्ष रखने वाले प्रवक्ताओं की भी नए सिरे से नियुक्ति होनी है, और माना जा रहा है कि उसमें भी ओबीसी वर्ग को सबसे ज्यादा प्रमुखता मिलने वाली है। इस बीच 100 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्यों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। ये ट्रेनिंग 2 दिन चलेगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी काफी तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज बीजेपी ने अवध क्षेत्र के जो तमाम जिला पंचायत अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी ट्रेनिंग बुलाई है, और ये ट्रेनिंग आज लखनऊ में होने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ट्रेनिंग के दौरान जो निर्दलीय जो जिला पंचायत सदस्य हैं अवध क्षेत्र के, उनको भी आज बीजेपी अपनी सदस्यता दिलाएगी। तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। बहरहाल बीजेपी 24 को लेकर फुल प्रूफ प्लानिंग कर रही है। इस प्लानिंग के टेस्ट के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को चुना गया है। 24 की प्लानिंग को इन चुनाव में अमली जामा पहनाया जाएगा। ये प्लानिंग कामयाब होती है तो इसे लोकसभा चुनाव में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। अब आपको बताते हैं वो समीकरण जिनको साध कर बीजेपी 24 का महारण में महाविजय हासिल करने की प्लानिंग कर रही है। दरअसल बीजेपी का मिशन 80 है क्या? 2024 में ऐतिहासिक जीत के लिए यूपी में क्लीन स्वीप जरूरी है। इस क्लीन स्वीप में सबसे बड़ी भूमिका होगी सीएम योगी की। यूपी में दोबारा सत्ता हासिल कर सीएम योगी ने इतिहास रचा। 80 आउट ऑफ 80 यानी यूपी के सभी 80 सीट पर जीत। यही मिशन है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। इसके लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। नई टीम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी हो रही है। बड़ी तादाद में जिलाध्यक्षों को बदलने जा रही है बीजेपी। नए जिलाध्यक्षों में 40 से 50% ओबीसी वर्ग से होंगे, 10 से 20% अनुसूचित जाति समुदाय से होंगे। क्षेत्रीय टीम में भी ओबीसी समुदाय को मौका मिलेगा। दरअसल सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को मजबूत करने की कोशिश होगी। यूपी में ओबीसी वोटर 43 से 45% हैं। बीजेपी का फोकस गैर यादव ओबीसी वोटर्स पर रहा है। पिछले कुछ चुनाव में 70 से 80% गैर यादव ओबीसी वोट जो बीजेपी के खाते में गिरे हैं। इसी से 14 से लेकर अभी तक लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतती आई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद का हिंदू धर्म को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कश्मीर के लोग हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हैं। उनके इस बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई है। गुलाम नबी आजाद की दो टूक। हिंदू धर्म इस्लाम से पुराना, पहले मुसलमान भी थे हिंदू। देश भर के सियासी दल 24 के रण की तैयारी में लगे हैं। हर चुनाव की तरह धर्म की राजनीति इस बार भी विकास की पॉलिटिक्स पर भारी है। धार्मिक और जातिगत समीकरण साधने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इस बीच कांग्रेस से अलग होकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का एक बयान आया है, जिसमें धर्म की राजनीति में तड़का लगा दिया है। आजाद के इस बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों से कह रहे हैं कि हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना है और सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे।
इस्लाम सिर्फ और वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में, कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा गुलाम नबी आजाद का ये वीडियो जम्मू कश्मीर के डोडा का है। आजाद 9 अगस्त को यहाँ भाषण देने पहुंचे थे। आजाद के इस बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। 6वीं शताब्दी में इस्लाम का जन्म होता है, तो उसके बाद ही तो उसका फैलाव होगा, विस्तार होगा। तो कहना क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा। कोई नई बात हो या लोग न जानते हो तो कहने का मतलब होता है। तो गुलाम नबी जी सभी जानते हैं कि इस देश का जो मुसलमान है 100% यहीं का है। तो गुलाम नबी आजाद जी क्यों कहे, ये उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। मुझे तो मतलब इनका समझ में आ नहीं रहा। बीजेपी का कहना है कि यह सत्य है कि हर व्यक्ति को अपने मूल और कुल को याद करना चाहिए। इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण के सब वंशज हैं। बाद में अन्य पंथों का उदय हुआ और धर्मांतरण हुआ। निश्चित तौर पर यह सत्य है और हर किसी को अपने मूल और कुल को याद रखना चाहिए। इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है कि जो भी भारत में रहने वाले लोग हैं वो भगवान राम, भगवान कृष्ण के ही वंशज हैं। कालांतर में अन्य पंथों का उद्भव हुआ और अन्य पंथों के लोगों ने यहाँ धर्मांतरण किए हैं। कुछ बलात् धर्मांतरण हुए हैं और कुछ जो है स्वेच्छा से भी धर्मांतरण हुए हैं। लेकिन यह सत्य है कि हर किसी के पूर्वज जो हैं वो हिंदू रहे हैं और अपने वो धर्म बदल सकते हैं, पूर्वज नहीं बदल सकते। आजाद के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। उनकी अज्ञानता बिल्कुल साफ झलकती है। उनको जानकारी नहीं इस्लाम के बारे में। हाँ, एक बात में थोड़ी सच्चाई है कि हिंदुस्तान में जितने लोग हैं वो 90% कन्वर्ट हैं। हमारे जो परदादा, सकड़दादा, उससे पहले जो लोग थे वो हिंदू थे। उनके अंदर वो रस्म रिवाज थे, इस तरह के जो हिंदुआना रस्म रिवाज हैं। अब आगे चलकर फिर लोग पढ़ते गए, बच्चे पढ़ते गए और समझते गए और वो चीजें हटती गई। लेकिन ये कहना कि इस्लाम 1500 साल पहले आया, ये अज्ञानता है उनकी और कुछ लोगों को खुश करने वाला बयान है। इस्लाम इतनी बड़ी तादाद में अरब से नहीं आया था, चंद लोग थे, मगर यहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इसलिए आज करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान में मुसलमान आबाद हैं और ये सब तब्दीली मजहब किया गया। तो दरअसल गुलाम नबी आजाद की जो बात है वो बिल्कुल बात उनकी दुरुस्त है और 100% उनकी बात सही है। हिंदू धर्मगुरु आजाद के बयान का स्वागत कर रहे हैं। यह तो यथार्थ है, ये सच्चाई है। यहाँ पे जितने धर्मांतरण हुए वो वही है, तो इसलिए इनके पूर्वजों पे तो खुद ही जो है मुगलों ने अत्याचार किया, अन्याय किया और इनका धर्मांतरण कराया। हिंदू सनातन धर्म जिसने पूरे विश्व को परिवार माना, उससे विराट तो कुछ है ही नहीं। तो गुलाम नबी आजाद साहब बहुत सच्चाई उन्होंने बयां किया है। हमें लगता है तमाम ऐसे जो नफरत बोते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करते हैं, उनको इसे सीख लेना चाहिए। गुलाम नबी आजाद का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब सियासी हलचलें काफी तेज हैं। सियासी दल इलेक्शन मोड में आ गए हैं, तो जाहिर है इस बयान के जरिए पॉलिटिकल माइलेज लेना भी लाजमी है। टीन न्यूज स्टेट। वहीं घोषित उपचुनाव की जंग लगातार दिलचस्प होती जा रही है। एसपी उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान एसपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली है। एसपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बीजेपी का एजेंट तक करार दे दिया है। तस्वीरें मऊ की है, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। यहां घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर माहौल गर्म है। कार्यक्रम के मुताबिक एसपी उम्मीदवार सुधाकर सिंह अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे।
इस दौरान एसपी कार्यकर्ताओं का पुलिस से विवाद हो गया। एसपी की कार्यकर्ता पुलिस को बीजेपी का एजेंट बता रही है। नामांकन में यह था कि हम लोग 5 लोग भी सिर्फ जाएंगे, प्रस्तावक, प्रत्याशी और पार्टी के जिलाध्यक्ष। लेकिन होते हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जो 60 साल की उम्र के उनको धक्का देते हुए कहा कि नहीं, सरकार का आदेश नहीं, आपको नहीं जाने देंगे। हम लोगों ने बस यही पूछा कि 5 लोग तो आप जाने दे सकते हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी का नामांकन हुआ, उस दिन तो गिनती नहीं आ रही थी, क्यों गिनती भूल गए थे। तो ये लोग अपने आप को सत्ता पक्ष के एजेंट के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रत्याशी के साथ जिलाध्यक्ष को जाना चाहिए। प्रशासन के लोग जिलाध्यक्ष को जाने नहीं दे रहे। वही हम लोग मांग कर रहे थे कि हमको जाने दिया जाए। हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक, हमारे पार्टी के लोग मांग थी कि प्रत्याशी के साथ जिलाध्यक्ष जाए। शासन का अभी से दहशत फैलाने का और चुनाव को प्रभावित करके बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने कहा कि बीजेपी से पब्लिक नाराज है, क्योंकि बीजेपी ने इंसानियत की बुनियाद पर कोई काम नहीं किया है जिससे पब्लिक इन्हें वोट दे। इसके साथ ही 2024 में भी इंडिया गठबंधन पर जीत का भरोसा जताया है। इलेक्शन तो इलेक्शन के तरीके से ही होगा, वोट देने का हर आदमी को हक होगा अपना। तो उन हालात में इस वक्त सारा अपोजिशन अब एक जगह इकट्ठा हो रहा है, मुत्तहिद हुआ है। 26 यानी पार्टियों ने उस जगह उसमें कर्नाटक के अंदर 26 पार्टियों ने मिलकर अपनी पार्टी का नाम भी डिक्लेयर किया, इंडिया। हमें उम्मीद है कि सारा अपोजिशन मुत्तहिद होकर लड़ेगा और डट कर इनके विचारों का मुकाबला करेगा। इससे पहले बुधवार को बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान ने घोसी विधानसभा सीट से नामांकन भरा था और बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। घोसी के चुनावी रण में दारा सिंह चौहान का मुकाबला समाजवादी पार्टी के बाहुबली प्रत्याशी सुधाकर सिंह से है। समाजवादी पार्टी के सामने घोसी सीट बचाने की बड़ी चुनौती है। अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नारी की भी परीक्षा होगी। घोसी सीट का जातीय समीकरण, कुल 4,20,000 मतदाता, करीब 85,000 है मुस्लिम वोटर, दलित वोटर करीब 70,000 है, यादवों का वोट 56,000 है, राजभर की वोट 52,000 है। चुनाव के बाद आने वाले नतीजे बताएंगे कि इसके दावों में कितना दम है। यहाँ एक बात तो साफ है कि मुसलमान जिसके पक्ष में जाएंगे उसका पलड़ा भारी होने वाला है। राजभर के एनडीए में जाने के बाद एसपी के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। जातीय समीकरण की वजह से समाजवादी पार्टी जीत की उम्मीद तो कर ही रही होगी, लेकिन दारा सिंह चौहान की पूर्वांचल में पिछड़ी जाति में आने वाले लोनिया चौहान बिरादरी में अच्छी पकड़ है, जिनकी संख्या करीब 36,000 है। टीम न्यूज स्टेट। जाहिर तौर पर सारी ये कवायद 24 के चुनाव को लेकर चल रही है। हालांकि स्पीच कई राज्यों में विधानसभा चुनाव उसे भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन स्पीच जिस तरीके से दूसरे राज्यों में और खासकर यूपी की घोसी सीट की बात करें या फिर